आप ये सिद्ध नहीं करते हैं तो फिर आप उस 2003 की बाद वाली इलेक्टोरल रोल जो प्रकाशित हो चुकी इतने वर्षों से उसमें नहीं रह सकते। मैंने मजाक में कहा, जजेस को भी मैंने कहा कि साहब ये बहुत संदेह की बात है कि दिल्ली में कौन से ऐसे लोग हैं हमारे जैसे जो अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट ला सकें। अपने माता या पिता की बात तो दूर है, मैं अपना सर्टिफिकेट आसानी से, कि मुझे पूर्व सूचना नहीं हो कई महीनों की, तो नहीं दे सकता बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये था मूल मुद्दा, जो एक संदिग्ध कैटेगरी बनाना, एक जिम्मेवारी उल्टा करना, बर्डन ऑफ बदलना। तीसरा था कि ये सब किया गया एक प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा, कानून में कोई बदलाव नहीं है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है जो मूल ढांचा जो कानून का है इस विषय पे, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन नहीं है, एक प्रशासनिक आदेश है, एक प्रेस नोट है। और ये अधिकार क्षेत्र, जो तीसरा बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है, मुख्य रूप से एक तरफ देखता है, एक कसौटी को देखता है, नागरिकता। तो बड़ा सरल आंसर है, नागरिकता की कसौटी को देखने का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग में नहीं है। नागरिकता हो या न हो, या जो एक स्थापित वोटर लिस्ट में व्यक्ति है उसकी नागरिकता के कारण हटाया जाए कि नहीं, वो किसी और ट्राइब्यूनल को, कभी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल होगा, कभी एमईए होगा, कभी सरकारी एक प्रक्रिया होगी सिटीजनशिप एक्ट के अंदर, वो एक अलग एक्ट है। लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में पिछले 75 साल में कभी ये नहीं कहा गया कि हम आपके दस्तावेज देखेंगे एक मूल उद्देश्य के साथ कि नागरिकता आपकी कहां है। तो नागरिकता का अधिकार क्षेत्र भी आपके आसपास नहीं आता चुनाव आयोग को। ये तीसरा अहम मुद्दा हमने उठाया है। मैं किसी मुद्दे के मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि हमने क्या मुद्दे उठाए, उनमें निर्णय क्या होगा वो उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, मेरा नहीं, आपका नहीं। चौथा, हमने कहा कि एक बहुत पुराना निर्णय है उच्चतम न्यायालय का ही, उसका नाम है लाल बाबू हुसैन, जिसने कहा है कि नागरिकता के विषय में और जो ये कैटेगराइजेशन है दो तरह का, एक तो वोटर जो लिस्ट में आना चाहता है पहली बार, और दूसरा वोटर जो लिस्ट में बैठा है ऑलरेडी कई वर्षों से। ये दो अलग कैटेगरी हैं। जहां तक दूसरे कैटेगरी, उच्चतम न्यायालय कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जहां तक दूसरे कैटेगरी का सवाल है, आप उसको हटा नहीं सकते जब तक कि एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया न हो। न्यायिक प्रक्रिया मतलब होता है कि ये महिला मेरे विरुद्ध एक ऑब्जेक्शन करेंगी, मैं उस ऑब्जेक्शन का जवाब दूंगा, एक निष्पक्ष तीसरा जज उसका निर्णय करेगा और उस निर्णय के बाद मैं हटूंगा। आज चुनाव आयोग प्रशासनिक एक सूचना द्वारा ये कर रहा है, वो भी कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, बहुत अल्प समय में। पांचवा बिंदु था हमारा कि ये जो संदिग्ध कैटेगरी मैंने बोली, ये लगभग 4.9 यानी 5 करोड़ की कैटेगरी है। 5 करोड़। भारत का सबसे ज्यादा वोटर वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसके बाद नंबर 2 पे आता है बिहार। टोटल लगभग 8 करोड़ मतदाता है, उसमें से 5 करोड़ इस संदिग्ध कैटेगरी में आ गए। फिगर बदलता रहता है, 4.9 4.4 से फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसमें से आप 2 करोड़ को भी निष्कासित कर देते हैं, डिसएनफ्रेंचाइज कर देते हैं, वोट बंदी कर देते हैं, तो चुनाव कैसा? चुनाव का सबसे अहम एक पुराना सिद्धांत है हमारे कानून का कि एलपीएफ, लेवल प्लेइंग फील्ड, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है चुनाव का, वोटर का, और चुनाव और वोटर और लेवल प्लेइंग फील्ड आधार है गणतंत्र लोकतंत्र का, और लोकतंत्र गणतंत्र आधार है बेसिक स्ट्रक्चर का, मूल ढांचे का। इसका मतलब है कि अगर मैं संविधान संशोधन द्वारा भी कहूं कि लोकतंत्र में ये नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकती है या 1 पर्सन 1 वोट नहीं आवश्यक है, तो वो मूल ढांचे का संविधान संशोधन अपने आप में असंवैधानिक होगा, क्योंकि वो मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही एक विशेष, स्पेशल, अजीबोगरीब प्रसंग था। उच्चतम न्यायालय ने अभी जब मैं पेश हुआ कि पास किया है। अभी आदेश काले सफेद में है, अंग्रेजी में है, ना आप बदल सकते हैं ना मैं बदल सकता हूं। तो इसमें इस प्रकार की भ्रम कैसे फैलाया जा सकता है, इसके बिंदु में आपको संक्षिप्त में बता दूं, और इसका क्या महत्व है, क्या उपलब्धियां हैं इंडिया अलायंस की, वो बता दूं, फिर मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पहला जो वाक्य है, पहला लाइन है इस आदेश की, उसमें लिखा है इट्स अ सिग्निफिकेंट इशू।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड। दूसरा कि अब आप ही निर्णय करिए कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है जो ऑर्डर में लिखा है वो सही है। दूसरा कि हम समझते हैं कि सभी ग्राउंड्स आपके, सभी याचिकाएं, सभी आपके बिंदु खुले हैं। हम 28 को लगा रहे हैं जब तक कुछ नहीं हुआ होगा। 28 तक चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रक्रिया जारी है। 28 अब से 2 हफ्ते से कम है समय, या 2 हफ्ते है, 2 हफ्ते है। तीसरा, सभी हमारे दलीलें उसके बाद और उस दिन खुली हैं, किसी को बंद नहीं किया, निरस्त नहीं किया। चौथा, जो चुनाव आयोग का बड़ा स्पष्ट स्टैंड था कि आधार अपने आप में या किसी के साथ पर्याप्त नहीं है, उनका कि नहीं, ये 3 दस्तावेज आप कंसिडर करेंगे, वर्ड लिखा है कंसिडर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कल अगर आप जाती हैं इन 3 दस्तावेजों के साथ, और मैं चुनाव आयोग में कहता हूं कि 3 दस्तावेज हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर जाइए, हमको वो चौथा वाला चाहिए, तो वो संभव नहीं है। ये नहीं है कि ये बाध्य है दस्तावेज आधार। अगर ये दिखा सके आप कि भाई आधार कोई दिखा देगी आधार फर्जी है, फोर्ज्ड है, इस आदमी का हो ही नहीं सकता, इसका जन्म यहाँ दिखा रहे हैं 10 तारीख को, जन्म उसका कभी हुआ ही नहीं था, तब तो ठीक है, आधार नहीं चलेगा। लेकिन अगर वैसी चीज नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि पर से आधार बाहर है, अपने आप में आधार बाहर है। और यही चीज लागू होगी आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड पे, यही चीज लागू होगी आपके राशन कार्ड पे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आगे अग्रणी पंक्ति की बात है। और इसके बाद सब दलीलों को सुना जाएगा और फिर रिकॉर्ड किया मेरा खुद का सबमिशन कि अगर अब से 28 तारीख तक की बात है ये, और 28 तारीख तक उनको सब सूचियों को देखना है, तो हम इस वक्त अपना आंतरिक जो हमारे बहुत और सारे आदेश हैं उनको प्रेस नहीं करते। ये मैंने रिकॉर्ड करवाया है। हमारे सब आंतरिक खुले हैं। हम तो ये भी कहने वाले हैं कि इसको निरस्त करना चाहिए, इसको अधिकार क्षेत्र नहीं, कानून रूप से गलत है, लेकिन उसका सब समय आएगा 28 और अगस्त के बीच में, 28 जुलाई और अगस्त के बीच में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक आदेश है। आंतरिक आदेश में मेन मामला लंबित है, सब जुडिस है। इस पे गलत अटकलें लगाना सही नहीं है और मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि इसको सही संदर्भ में आपके समक्ष रखना।